अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, ये खास पॉडकास्ट रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आरएसी मल्टी डिसिप्लिनरी इदारा है जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट्स, कार्डियक सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट्स और पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट्स एक टीम की शक्ल में मरीजों को इलाज करते हैं। यहाँ दिल के मसाइल, खास तौर पर हार्ट फेलियर का पूरा इलाज डायग्नोसिस से लेकर सर्जरी और इंटेंसिव केयर तक एक ही छत के नीचे किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट फेलियर यानी दिल की कमज़ोरी। हम सिंपल और आसान अल्फाजों में समझाएंगे कि हार्ट फेलियर असल में होता क्या है, इसके अलामात और वजहें क्या होगी और इसका इलाज किस तरह से होता है, और सबसे अहम, इससे बचाव के लिए हम अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात होगी दिल। मैं हूँ डॉक्टर दानियार कमाल और आज के सेशन का मॉडरेटर। मेरे साथ आज एक बहुत ही ख़ास पैनल मौजूद है जो अपनी फील्ड्स का तजुर्बा आपके साथ शेयर करे। सबसे पहले ये बताइए कि हार्ट फेलियर असल में है क्या? ये आम ज़बान में लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दानियाल। सो हार्ट फेलियर के मुतल्लिक मिसकंसेप्शंस भी मौजूद हैं। कुछ लोग समझते हैं कि दिल के पट्टे जब कमज़ोर हो जाते हैं तो हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है। हालांकि ये टर्म बहुत ब्रॉड है और हम ये जानते हैं कि ये एक तरह से हार्ट वीकनेस नहीं है, ये हार्ट फेलियर है और फेलियर की वजूहात बहुत सारी। इसमें मोस्टली दो तरह की चीज़ें हम देखते हैं, जहाँ पे एक तरफ दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और वो पंप नहीं कर पाते, क्योंकि हार्ट का काम जिस्म में पंप का काम देना है जो खून को पूरे अज़ा तक पहुँचाता है। और दूसरी तरफ एक जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि दिल के पट्टे किसी भी वजह से जब सख्त हो जाए, स्टिफनेस हो जाए उनके अंदर, तो तब भी हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है। इसकी कुछ अलामतें हैं, उन अलामतों से उनको मालूम होना आपको ज़रूरी है। सो आई थिंक ये पूरा एक निज़ाम है हार्ट फेलियर के साथ, जिसमें कई और चीज़ें शामिल हैं। इसलिए इसको डिटेक्ट करना, इसको मैनेज करना सही टाइम पे और फिर इस सारी चीज़ को लेके फॉलोअप्स के साथ आगे चलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर अब्दुल मालिक, लोग समझते हैं कि हार्ट फेलियर सिर्फ बड़े लोगों में होता है। क्या बच्चों में भी दिल की कमज़ोरी हो सकती है? जी, मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों में मौका दिया कि हम भी बताएं कि जो पीडियाट्रिक्स या बच्चों की पॉपुलेशन में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। यह बात ये है जहाँ पर सेहतमंद बच्चे होंगे उनको बीमारियाँ भी हो सकती हैं, और हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बच्चों में ये भी डिज़ीज़ हो सकती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हार्ट की साख या बनावट में प्रॉब्लम या फ़र्क के साथ पैदा होते हैं, और उनके जो हार्ट के मसल्स ये पट्टे हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये जो हार्ट फेलियर है ना सिर्फ ये कि ये नौज़ायदा बच्चों में हो सकता है, बल्कि ये उससे बड़े बच्चों और अडल्टहुड बुलूगत तक पहुँचने तक हो सकता है। अगरचे उसकी वजूहात डिफरेंट हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में, लेकिन जो हार्ट फेलियर है वो किसी भी उम्र के बच्चे में हो सकता है। तो ये मिसकंसेप्शन है, बच्चों में हार्ट फेलियर होता है। डॉक्टर हमजा, दिल की कमज़ोरी या हार्ट फेलियर की क्या वजहें होती? व्हाट आर द कॉजेस? अगर हम ब्रॉडली देखें, सबसे कॉमन चीज़ जो है दैट इज़ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। जब किसी भी शख्स को दिल का दौरा होता है, एक सिंपल अल्फाज में हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के फिगर्स ये हैं कि हर 12 मिनट में एक शख्स को दिल का दौरा हो रहा है। और जब दिल का दौरा में इंसान मुब्तला होता है तो उसमें हार्ट का ओवरऑल पंपिंग का निज़ाम वो कमज़ोर होता है, उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन फॉल करती है। तो सबसे कॉमन चीज़ तो एक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, दिल के शरेयानों में तंगी की वजह है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, बाज़ औक़ात कुछ जेनेटिक्स की वजह से कुदरती तौर पे दिल की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। और बच्चों में हार्ट फेलियर की ज़्यादातर क्या रीज़न्स होते हैं? जैसे मैंने बताया, हार्ट फेलियर जो मुख्तलिफ उम्र के बच्चों में उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसे पैदाइशियों जो नवज़ायदा बच्चा होगा उसमें जो वो सबसे अहम बात होगी, बच्चे की दिल की बनावट या उसकी साख में तब्दीली हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे का हार्ट काम नहीं करता। या बच्चे के दिल के पट्टों के मसाइल हो सकते हैं जो कि जेनेटिक्स से पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये तब्दील होकर जो है इसकी वजह वो ऐसा हो सकता है कि बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन का बुरा असर दिल तक पहुँचे और बच्चों का हार्ट फेलियर हो जाए। जैसे हम डॉक्टर हमजा ने बताया, बच्चों के दिल के कोई करंट के मामलात हैं या जो रिदम्स हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो भी बच्चों का हार्ट फेलियर हो सकता है। तो हर उम्र के लिहाज से वजूहात भी मुख्तलिफ हैं जो कि तब्दील होती रहती है। डॉक्टर कुर्बान, बड़ों में हार्ट फेलियर के लिए कौन कौन से इलाज के ऑप्शंस अवेलेबल होता है? आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं हार्ट फेलियर के इलाज के लिए।
तो प्राइमरीली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को बताना है कि ये आपकी बीमारी है। पेशेंट को थोड़ी सी तसल्ली देनी है कि ठीक है, बीमारी का नाम है हार्ट फेलियर, मगर हार्ट फेलियर की 3 किस्में होती हैं। हार्ट फेलियर का मतलब ये है, जैसे डॉक्टर हमज़ा ने समझाया है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पट्टे कमज़ोर हैं। ये भी हो सकता है आपके जो दिल की दीवारें हैं वो ज़्यादा मोटी हैं, ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से। पहली तो बात है कि पेशेंट को आप काउंसल करें कि क्या है और क्या होता है। तो एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपको फेफड़ों के अंदर पानी जाता है और इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हार्ट फेलियर की लाइफ प्रोलॉन्गिंग ड्रग्स। ऐसी हमारे पास मेडिसिन्स हैं जो एक्चुअली मोर्टेलिटी बेनिफिट देती है, यानी ज़िंदगी को लंबी करती है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं। 4 किस्म की दवाइयाँ हैं जो काम करती हैं जब आपके पट्टे कमज़ोर है, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। वो हैं ब्रीफली राज इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये 4 किस्में दवाइयाँ हैं जो जेन्युइनली आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है। बाकी अगर आपकी दिल के पट्टे थोड़े से कमज़ोर हैं या दिल के पट्टे मजबूत हैं, तो फिर हमारे पास 2 किस्में हैं मेडिसिन्स की। वो हैं SGLT2 इनहिबिटर्स एंड ऑल्सो ए डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट जिसका नाम है फिनेरेना। तो फार्माकोलॉजिकली यानी दवाइयों के लिहाज से ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास और भी ट्रीटमेंट्स हैं। हम हमेशा एडवाइस करते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को कि आपने अपनी इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकॉकल की वैक्सीन लगवानी है। एंड ऑल्सो हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जो हार्ट फेलियर को ट्रीट करती हैं। अगर किसी की दिल की रफ्तार एब नॉर्मल है किसी वजह से, या तेज़ है या स्लो है, तो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, एब्लेशन, फ्रीजिंग या हीटिंग के साथ। ऑल्सो जब सिम्टम्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, जब पेशेंट थोड़ा सा चलता है और सांस फूलता है, तो हमारे पास और भी ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें है CRT, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, एक किस्म का पेस मेकर जो कमज़ोर दिल को थोड़ी सी मजबूती देता है। ऑल्सो इसके अलावा क्योंकि रिस्क ऑफ सडन डेथ भी ज़्यादा है इन पेशेंट्स में, एक और भी ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं ICD। ICD एक ऐसी डिवाइस है जो हम डालते हैं जब दिल की रफ्तार डेंजरस हो जाती है, तो इट डज एक बिजली का झटका देती है और एक्चुअली वो लाइफ सेविंग है। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट्स की, सिंपल नहीं है। डॉक्टर सोए आम सर्जन है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर्जरी का रोल हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में कब आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये मौका मिला कि यहाँ पे इस फोरम पे बात की जा सके। आमतौर पे सर्जरी का मौका हार्ट फेलियर की उन्होंने बहुत सारी वजूहत बताई हैं। इसमें आमतौर पे सर्जरी जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उनका दिल कमज़ोर हो गया, सबसे ज़्यादा तो हमें ऐसे मरीज़ों को सर्जरी करने के लिए मतलब उनको फ़ायदा होगा इसका। दूसरे नंबर पे वेल्थ की बीमारियाँ हैं, जो कि वो भी कॉमन बीमारियाँ हैं। उनमें भी अगर ज़्यादा देर तक बीमारी चलती रहे तो लोग हार्ट फेलियर डेवलप कर लेते हैं, और उनमें भी सर्जरी का बेनिफिट है। तो आमतौर पे इसके अलावा यानी कि जो कि इतनी कॉमन नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं रोल ज़रूर है। देखनी है कि कॉमन थी हम इन्हीं बीमारियों में जिनमें ज़्यादातर हम यही ऑपरेशन करते हैं, जिनमें क्लियरली फ़ायदा भी है। डॉक्टर मालिक, बच्चों में हार्ट फेलियर को कैसे अप्रोच किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, हर बच्चे की उम्र के लिहाज से उसकी वजूहत मुख्तलिफ हैं, तो उसके इलाज के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। अगर बच्चे की दिल की बनावट या साख्त में मसला है, जो कि बच्चे के दिल में सुराख है, बच्चे के किसी वाल में मसला है, बच्चे के किसी बड़ी शरीयान में सुराख है, तो हम उसको ऑपरेशन के साथ बेहतर कर सकते हैं, जिससे हार्ट फेलियर बेहतर हो जाएगी। अगर बच्चे को इन्फेक्शन हुई है जिसका बुरा असर दिल में पड़ रहा है, तो हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करके और इन्फेक्शन का इलाज करके तो हार्ट फेलियर को बेहतर कर सकते हैं। अगर बच्चे के दिल में के पट्टों में पैदाइशी तौर पर मसला है जिसकी वजह से उसके काम करने में मसला है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है प्योरिटी या ख़त्म नहीं कर सकते बीमारी को।
इसी तरह अगर किसी बच्चे के दिल की धड़कन में मसला है जिसकी वजह से उसका दिल कमज़ोर हो रहा है, हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो हम दिल की धड़कन को ठीक करके या बेहतर करके भी हार्ट फेलियर के जो अलामात हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। बच्चों में सर्जरी का क्या रोल और किस सूरत हाल में आप बच्चों में सर्जरी को कंसिडर करते हैं? डॉक्टर तानिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी और मुझे मौका देने का कि हम इसके बारे में बात कर सकें। आई थिंक जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक ने और डॉक्टर सुहेल माहित से अडल्ट सर्जन ने बात की है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका इलाज सर्जरी से हो सकता है। अगर बच्चे की हार्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, जिस तरह उसके दिल में सुराख है या कोई शरीयानी उल्टी हैं या फेफड़ों में खून किसी वजह से ज़्यादा जा रहा है, उसमें उनका ऑपरेशन हो सकता है जिससे उनकी हालत बेहतर हो सकती है। और उसमें इंटेंशन उस ऑपरेशन की दो हो सकती हैं। कुछ ऑपरेशंस हम ऐसे करते हैं जिससे जो प्रॉब्लम है वो हम हल कर लेते हैं और उसके बाद बच्चे की हार्ट फेलियर से वो निकल आता है, उसकी हालत बेहतर हो जाती है। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें उसका जो फेलियर की वजह है उसको हम मुकम्मल तौर पर करेक्ट नहीं कर सकते। क्या उसकी शरीयानों में प्रॉब्लम है या उसकी आवाज़ में प्रॉब्लम है या दिल के खानों में या साइज़ में प्रॉब्लम है, उसका हम 100% करेक्टिव मेजर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी हम कर सकते हैं जिससे हार्ट का फंक्शन बेहतर हो सके और बच्चे की हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकें और उसके सिम्टम्स बेहतर कर सकें। जहाँ तक कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह के, जैसे डॉक्टर मालिक ने कहा कि दिल की पट्टों में प्रॉब्लम है या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसका हमारे पास कोई सर्जरी से स्ट्रक्चरली हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, उसमें फिर और ऑप्शंस आ जाती हैं जैसे कि मैकेनिकल असिस्ट डिवाइसेस और हार्ट ट्रांसप्लांट। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ऑप्शंस अभी करंटली अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों पे काफ़ी काम हो रहा है जिसके बारे में अब रिसेंटली जो है लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करना शुरू किया। इन सूरत हाल में कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो बच्चे के दिल के साथ अंदर या बाहर लग सकती हैं जिसमें वो दिल का काम करें, दिल का फंक्शन बेहतर करें और अल्टीमेटली फाइनल ऑप्शन वो होती है जिसमें कोई स्ट्रक्चरली किसी चीज़ को बेहतर नहीं किया जा सकता है। उन बच्चों में फिर हार्ट ट्रांसप्लांट के ऑप्शन जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेरी में नहीं। हाँ, डॉक्टर कुबान, आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं। वैसे तो आप ऑलरेडी टच अपॉन कर चुके हैं इस चीज़ पे, लेकिन आपका स्पेसिफिकली हार्ट के लिए मैं एज एन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट क्या रोल? जो मेन रोल होता है ख़ास तौर पे कार्डियोलॉजी में, को डिवाइस का रोल होता है और वो ये है कि जब दिल की हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट को सिम्टम ज़्यादा होती है, थोड़ा सा चलता है पेशेंट, उसका सांस फूलता है, अगर वो दवाइयाँ मैक्सिमम ले रहा है, जो मैंने पहले जिक्र किए हैं, मैक्सिमम मेडिसिन ले रहा है, उसके बावजूद उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जो उसके सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जब पट्ठों में कमज़ोरी है, आप समझते हैं जैसे हमने मेंशन किया कि एक किस्म का हार्ट फेलियर है जहाँ पे दिल की पट्टी कमज़ोर है, उसमें डिवाइसेस का रोल है। डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, मगर ब्रॉडली स्पीकिंग जो 3 तार वाला पेसमेकर है जिसको कहते हैं CRT, वो दिल की पंपिंग को बेहतर करता है और उसकी वजह से समटाइम्स दिल की ताकत में इम्प्रूवमेंट होती है। आजकल एक नई मोडेलिटी आ गई है जिसको कहते हैं कंडक्शन सिस्टम पेसिंग। वो एक तार से ही वही काम करती है जो पहले 3 तार के साथ काम होता था। तो वो एक नई ट्रीटमेंट है, वो भी अभी आ गई है पाकिस्तान में, RIC में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उससे भी वही इफ़ेक्ट हो रही है कि दिल की कॉन्ट्रैक्शन, दिल की पंपिंग में पावर ज़्यादा आ जाती है और फिर पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। दूसरी डिवाइस ऑल्सो ICD, जब भी आपकी दिल की बीमारी होती है तो दिल की दीवारों के अंदर ज़ख्म होता है, चाहे हार्ट अटैक के बाद या चाहे ऐसी कोई जेनेटिक बीमारी, अक्सर कोई ना कोई ज़ख्म हो जाता है। तो इन लोगों में भी रिस्क होती है कि सडन डेथ की। तो सडन डेथ की रिस्क को कम करने के लिए दवाइयाँ तो हैं, मगर उसके अलावा ICD है, एक पेसमेकर है जो हम डालते हैं दिल के अंदर, जो डिटेक्ट करता है, देखता रहता है कि दिल की रफ्तार ख़तरनाक तो नहीं है। अगर ख़तरनाक कोई दिल की रफ्तार हो तो वो बिजली का एक झटका देता है अंदर पेशेंट के अंदर से और वो पेशेंट की दिल की रफ्तार को नॉर्मल करता है। तो डिवाइस थेरेपी ये हम ऑफर करते हैं यहाँ। जो अभी हम बात कर रहे हैं सर्जरी की, डिवाइसेस की, इस सारे के दौरान है जब पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उस सारी सिचुएशन में कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हो है। तो आप अपने किरदार के बारे में हमें बता देखिए। कार्डियक एनेस्थेटिस्ट जो दिल के ऑपरेशंस के लिए बेहोशी वाले डॉक्टर होते हैं, उनका किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कार्डियक सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट ऑपरेशन करने के लिए या डिवाइस डालने के लिए मरीज़ को बुक करते हैं हॉस्पिटल में, तो उससे पहले
कार्डिक एनास्थेसिस में मरीज़ का पूरा चेकअप करना होता है, जिसको हम प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करेंगे। इस प्री ऑपरेटिव असेसमेंट या ऑपरेशन और बेहोशी से पहले मुआयने का मकसद ये होता है कि मरीज़ की ओवरऑल जो सूरत हाल है, उसकी जो मेडिकल कंडीशन है, उसको जांचा जा सके। जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो ऑपरेशन के दिन तक जारी रखनी हैं, उसके बारे में मरीज़ को आगाही दी जा सके। जो परहेज़ मरीज़ के लिए ज़रूरी हैं, जो कि ऑलरेडी उसको कार्डियोलॉजिस्ट ने और कार्डियक सर्जन ने बताए होते हैं, मसलन सिगरेट नोशी से परहेज़, अगर मरीज़ अल्कोहल यूज़ करता है उसको छोड़े, किसी भी किस्म की इलिसिट नशावर अद्वियात, उन सब से परहेज़। ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का परहेज़ किया जाए, क्योंकि सिगरेट नोशी जो कि बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में, इसकी वजह से ऑपरेशन और बेहोशी के दौरान सांस की कॉम्प्लिकेशंस, फेफड़ों की पेचीदगियाँ हो सकती हैं, दिल तो इससे मुतासर होता ही है। जहाँ तक बात है हार्ट फेलियर वाले मरीज़ों की, तो उनकी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बेहोशी से पहले तक जारी रहनी ज़रूरी हैं। तो एक तो मरीज़ों को और उनके अटेंडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियक सर्जन है या बेहोशी वाला डॉक्टर है, उसकी हिदायत के बगैर कोई भी दवाई खुद से ना छोड़े। क्योंकि जिस वक्त आप ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ को भेजते हैं, तो उस वक्त मरीज़ की एंग्जाइटी, उसकी परेशानी डेफिनेटली हो, उसमें उसका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर सकता है अगर उसने ब्लड प्रेशर की दवाई ब्लॉकिंग नहीं। इसलिए मरीज़ को डॉक्टर की हिदायत के बगैर अपनी दवाइयाँ या अपना इलाज उसमें किसी भी किस्म का रद्द-बदल नहीं करना चाहिए। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट या बेहोशी से पहले के मुआयने का मज़ीद रोल ये है कि कुछ ऐसे इलाज और कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस या मरीज़ के टेस्ट होते हैं जो अगर उस वक्त इलाज और बेहोशी के लिहाज से ज़रूरी समझे जाएं, तो वो भी मरीज़ को लिख कर दिए जाते हैं। अब ये हार्ट फेलियर की स्टेज पे डिपेंड करता है कि मरीज़ हमारे पास ऑपरेशन के लिए या किसी डिवाइस डालने के लिए किस स्टेज पर आया है। उसके मुताबिक बेहोशी वाला डॉक्टर मरीज़ को हिदायत देता है, जिन हिदायत को पे अमल करना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर के अलावा बेहोशी वाले डॉक्टर का रोल अस्पताल की इमरजेंसी में भी है। बहुत दफ़ा इमरजेंसी में ये मरीज़ आते हैं हार्ट फेलियर के साथ, जिस तरह डॉक्टर कुर्बान ने बताया कि फेफड़ों पे पानी चढ़ जाना भी हार्ट फेलियर की अलामत है, जिसमें मरीज़ का सांस बहुत ख़राब हो सकता है। जब सांस ठीक नहीं आता तो मरीज़ के जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मरीज़ की वजह से नींद बेहोशी में जा सकता है। इन सारी चीज़ों का बहुत दफ़ा इलाज मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालने से किया जाता है। तो एक चीज़ जो मैं लाजमी यहाँ पे इस फोरम के तहत कहना चाहूँगी कि कभी भी अगर अस्पताल में डॉक्टर आपके मरीज़ के इलाज के लिए वेंटिलेटर के लिए कहते हैं कि इसको अब हमें वेंटिलेटर पे डालना है, तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। हमारे माशरे में बहुत रेजिस्टेंस आता है मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालने में। फैमिली बहुत सारे इफ्स एंड बट्स में चली जाती है, हम इससे पूछने उसको बुला लें, लेकिन वेंटिलेटर पे उसे डाला जाता है जब इसकी बहुत ज़रूरत होती है। वेंटिलेटर फेफड़ों में आने वाले इजाफी पानी को फेफड़ों से निकालता है, मरीज़ का सांस बेहतर होता है, पेशाब आवर अद्वियात दी जाती हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इजाफी पानी निकलता है जिसमें ऑक्सीजन देकर होती है और मरीज़ आपका सेहत याब होकर घर जाता है। तो ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे बेहोशी वाले डॉक्टर का रोल है। इसके अलावा इन मरीज़ों की कुछ मॉनिटरिंग करनी होती है, ब्लड प्रेशर की, जिसमें पानी या ड्रिप्स जो हम दे रहे हैं उनके लिए सेंटर वीनस लाइन जो अमूमन गले में डाली जाती है, एक कैनुला होता है बड़ा, और इसके अलावा मरीज़ के बाजू में या मरीज़ की टांग में एक कैथेटर डाला जाता है जिसको हम आर्टीरियल कैथेटर कहते हैं, जिससे मरीज़ का हर लम्हे ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है। तो ये वो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो मरीज़ के इलाज के लिए चाहिए होती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है कि कभी कुछ मरीज़ या उनके अटेंडेंट्स मरीज़ को पेशाब की नलकी डलवाने से मना करते हैं कि हम नहीं डलवाएंगे। तो आज के इस फोरम के थ्रू मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इलाज के दौरान मरीज़ के जिस्म से पानी निकालने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। हार्ट फेलियर वाला मरीज़ बार बार उठकर बाथरूम नहीं जा सकता क्योंकि उसका सांस घुटता है, तो इस मरीज़ को पेशाब की नलकी या यूरिनरी कैथेटर डलवाने से इनकार भी ना करें। बाकी सर्जरी और डिवाइसेस की जहाँ तक बात हुई है, तो डेफिनेटली ये मरीज़
हाई रिस्क होते हैं बेहोशी के लिहाज से भी, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनके दिल की धड़कन ख़राब है, तो बेहोशी के अमल के दौरान ये किसी भी लम्हे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हमारी एडवांसेस अब इतनी हो चुकी हैं मेडिकल साइंसेज़ में कि ऐसी दवाइयाँ बेहोशी के लिए मौजूद हैं जो बहुत सेफ़ हैं, और ऐसे आलात मौजूद हैं जो सेफ़ हैं। तो इन सब के साथ हमारी कोशिश होती है कि हम सेफली मरीज़ का ऑपरेशन या उसकी लाइफस्टाइल। ये जो हमने सारे इलाज की बात की, अगर ये बर वक्त इलाज ना हो तो मरीज़ की ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ सकते हैं? जी देखिए, इसमें मरीज़ यानी कि बीमारी कितनी सीरियस थी वहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा। अगर कुछ सीरियसनेस कुछ आम है तो उसमें फिर भी रोज़मर्रा की जो उनकी ड्यूटीज़ है, जो मामूलात हैं, वो बाज़ार जाना या इवन अगर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो, घर में खाना पकाना, घर में नहाना, ठीक है? ये इनमें भी रुकावट पैदा हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा हो तो जान को ख़तरा भी दरपेश आ सकता है, और इसके लिए एहतियात करना, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना जिसमें वज़न का कंट्रोल है, जिसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, शुगर का कंट्रोल है, सिगरेट नोशी जैसे डॉक्टर कुछ कहने का तर्क करना, इन चीज़ों से आपको ये मुमकिन है कि मामलात या बीमारी एक हद से ज़्यादा ना बढ़े और उसको कंट्रोल किया जा सके। और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अगर दवाई भी आप बर वक्त इस्तेमाल करें और लगातार इस्तेमाल करते रहें, तो इन चीज़ों से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या आपकी ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है। जब बड़े मरीजों में हम हार्ट फेलियर का इलाज कर लेते हैं तो क्या इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ तक आ जाती है नॉर्मल आदमी की, या वो फिर भी एक मैनेज्ड पेशेंट रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इस लिहाज से कि इस चीज़ का इलाज कितना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब हम कॉजेज़ की बात कर रहे थे कि किस वजह से दिल का दौरा होता, तो दिल के दौरे की सबसे बड़ी वजह, लीडिंग कॉज, वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, और ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड मोर्टेलिटी में है। सो 60 से 70% लोग अगर सिर्फ हार्ट फेलियर में इस वजह से मुब्तला हो रहे हैं कि उनको दिल का दौरा हो रहा है और दिल के पट्टे उस वक्त कमज़ोर हो रहे हैं, तो उस वक्त बर वक्त फ़ौरन से कुछ करने की ज़रूरत है। एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, इसमें हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का और इंटरवेंशन का बहुत रोल है। ख़ास तौर पे प्राइमरी PCIs जो कि वो अमल है जो कि 12 से 24 घंटे तक अब हम इसको ले जा सकते हैं, और उसमें दिल के शरेयान के अंदर जाके एंजियोप्लास्टी करके उसको पोला जाता है। अगर ये चीज़ बर वक्त की जाए, बर वक्त करना इसलिए ज़रूरी है, एज वी ऑलवेज से दैट टाइम इज़ हार्ट। तो जब भी कोई शख्स छाती के दर्द में मुब्तला है और ये शक है कि दिल का दौरा हो रहा है, तो फ़ौरन से हॉस्पिटल जाना चाहिए। RIC में ये चीज़ 24 घंटे 24/7 हमारी टीम्स रेडी हैं और वो इस चीज़ को बर वक्त कर सकती। सो फ़ौरन पहुंचना ज़रूरी है। और मोस्टली ये देखा गया है कि जब हम उस शरेयान को पोलते हैं, चाहे उसके अंदर फ्लो इस्टेब्लिश करें, बलून से खोलें या स्टेंट करें, जो कि स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनली, तो उन पेशेंट्स के अंदर अगर टाइमली ये चीज़ की जाए तो रिकवरी के चांसेस की बेहतर होंगे। अब जब आपकी रिकवरी विद टाइम चंद हफ्ते, चंद महीने लगेंगे, उससे ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बाज़-औक़ात तो यू गेट बैक टू नॉर्मल, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे भी है कुछ पेशेंट्स के अंदर। और जिन पेशेंट्स के अंदर अगर कुछ ओवरऑल डैमेज बाकी रह जाए इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से या बाकी उन कॉजेज़ की वजह से, चाहे वो पंप फेलियर है, चाहे वो पट्टों का बड़ा होना है या कमज़ोरी होना है, और बर वक्त अगर ट्रीटमेंट दिया जाए दवाइयों की फॉर्म में, और जैसे डॉक्टर कुर्बान ने अपनी थेरेपीज़ का जिक्र किया है, इन्वेसिव थेरेपीज़ का जिक्र किया है, उन चीज़ों को करने से विद टाइम पेशेंट्स की प्रॉपर कार्डियक रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस है जिससे उनको गुजरना है। उसमें रेगुलर फॉलोअप शामिल है, फिर डॉक्टर को बर वक्त दिखाना ज़रूरी है। इसके साथ हम दवाइयों के साथ कुछ टेस्ट का दिए, उन दवाइयों की डोजेजेस को एडजस्ट करते हैं। इसमें हमारे कुछ बेसलाइन टेस्ट वो रेगुलरली करवाने ज़रूरी है। अक्सर पेशेंट्स कई महीने वापस नहीं आते, और फिर उसका नुकसान ये होता है कि या उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट वो ले रहे होते हैं जो उनको पता ही नहीं होता, किडनीज डैमेज हो रहे होते हैं। सो बर वक्त आना ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, और इससे अगर सही ट्रीटमेंट है, जिस तरह हम पिलर्स ऑफ थेरेपी की बात करते हैं इन हार्ट फेलियर, अगर वो सारी चीज़ें सही टाइम पे मिलें, बर वक्त चेकअप्स हो, सो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, यहाँ तक कि आप काफ़ी हद तक एक बेसिक लाइफ को गुजारने के पूरी तरह से काबिल होते हैं।
आपके यही ट्रीटमेंट जो बच्चों की कीपर्ड हमने अभी तक डिस्कस की टाइम ही हम दे रहे, तो क्या एक बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी या एक नॉर्मल लाइफ गुजार देता है बड़े हो? ये डिपेंड करता है कि उसका हार्ट फेलियर की वजह क्या थी। जैसे हमने बात की कि अगर कोई उसकी स्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसका हमने 100% हमने कहा था करेक्टिव वर्सेस पैलिएटिव, अगर हमने उसको इलाज कर दिया, उसका हार्ट एक नॉर्मल बच्चे के हार्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसमें फिर आगे जाके वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। आई थिंक इस फॉरम में ये बात सिर्फ हार्ट फेलियर के हवाले से नहीं बट बच्चों के दिल के अमराज के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे एक जनरल एक हमारी सोसाइटी में और हमारे एक जनरल एक जो हमारा एक एटीट्यूड है बच्चों के दिल के अमराज की तरफ, वो ये है कि इसके दिल में कोई मसला है, इवन अगर दिल में सुराख है या जो भी प्रॉब्लम है, ये बच्चा अब नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और हम उसको वहीं पे जो है सोसाइटी और फैमिली जो है उसको अलग कर देती है कि ये एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, अब ये सोसाइटी में एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। बट आई थिंक ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि तो ज़्यादातर अबाउट 60 से 70% के जनरल हार्ट प्रॉब्लम्स का जो ट्रीटमेंट होता है, तो वो बच्चे 100% नॉर्मल फंक्शनिंग इंडिविजुअल की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका मतलब है कि जो उनकी सोसाइटी में या आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडिकेटर्स होते हैं कि क्या वो फंक्शनल हैं, क्या वो एजुकेट हो सकते हैं, क्या वो उनकी सोशली वो इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों में दे आर 100% नॉर्मल, ठीक है। और उसमें अब हम नॉर्मैलिटी की भी बात करते हैं, उसमें अगर उसको बच्चे को कोई दवाई खाने की ज़रूरत पड़ रही है कुछ अरसे के लिए, तो उसको भी एक नेगेटिव चीज़ नहीं लेना चाहिए एज लॉन्ग एज उसकी फंक्शनल लेवल ठीक है। सो आई थिंक हार्ट फेलियर के हवाले से भी बच्चों में ये बात समझना ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज आपके बच्चे का कोई डायग्नोसिस इस तरह का है या शेड्यूल का कोई मसला है, इसका ये मतलब नहीं है कि पोपलेसी और एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसमें कोई चीज़ें किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। और आखिर में एक सिर्फ ये बात करना चाहूँगी कि इन बच्चों में जो है वो जो इनका जो ट्रीटमेंट है उसका भी जो एक प्रोसेस है उसी में उनको गुजारना ज़रूरी है। और बच्चों में जो रीजनरेटिव कैपेसिटी जिसको कहते हैं या रिकवरी की कैपेसिटी अडल्ट से बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चा उनका ऑपरेशन करते हैं, वो तीसरे दिन जो है आपको नजर आएंगे कि वो भाग रहे हैं खेल रहे हैं, दैट भी नॉर्मल राइट। तो दे विल रिकवर, अपनी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं कि उनके बाकी सारे ऑर्गन जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। उनकी कोई ऐसी सिगरेट नोशी ऐसी कोई चीज़ किसी चीज़ टॉक्सिन्स का एक्सपोजर नहीं होता है, उनके फेफड़े ठीक काम कर रहे होते हैं, उनके गुर्दे ठीक काम कर रहे होते हैं। तो अगर उनको वक्त को उस प्रॉब्लम का इलाज किया जाए तो आई वुड से कि 100% लेकिन वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। डॉक्टर हमदा, लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी आदतें बदल सकते हैं जिससे वो हार्ट फेलियर के रिस्क उनका कम हो जाए? बड़ा ज़रूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। ख़ास तौर पे ये सब चीज़ें और इनके साथ जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है, सो हम उनको आम ज़ुबान में रिस्क फैक्टर्स भी बोलते हैं। सो ख़ास तौर पे एक चीज़ ये ज़रूरी है कि आपको अपने उन फैक्टर्स के ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। सो अगर आपको शुगर नहीं है तो आप ये मालूम करें कि आपके शुगर के नंबर्स क्या हैं। आपको क्या पता कि कई लोगों को इंसिडेंटली हमारे पास आते हैं और शुगर निकल आती है। तो अपनी शुगर की स्क्रीनिंग, अपने ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग, अपने वेट को अंडर चेक रखना, ये वो सारी चीज़ें जो आपको करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें टाइमली कर रहे हैं, अपने ऊपर नज़र रख रहे हैं, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, सही ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आपको इस मर्ज़ से और बहुत सी चीज़ों से जिनका ताल्लुक़ आपके दिल के शरियानों से, दिल के पट्टों से ने, आपको इन सारी चीज़ों से बचा सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करें जो कि आपको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे इंटरनल आपके जिस्म के हवाले से। और आपको हम एक टर्म यूज़ करते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें आपके पूरे जिस्म के अंदर जहाँ भी शरियान मौजूद हैं उनकी बीमारी में मुब्तला होने का ताल्लुक़ है। पालिज होना, दिल का दौरा होना, और शरियानों के अंदर, टांगों के अंदर खून की सप्लाई का कम होना, इसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ कहते हैं। और साथ ही साथ हार्ट फेलियर जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जो कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, उसका रिस्क कम करने के लिए हमें अपने रिस्क फैक्टर्स की छानबीन करनी चाहिए, हमें अपने नंबर्स पे नज़र रखनी चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों का रिस्क अपने लाइफस्टाइल, डाइट और इन सब चीज़ों से बहुत बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर हमदा, आपने प्राइमरी प्रिवेंशन की बात, डॉक्टर साहब सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी पेशेंट जो ऑलरेडी बीमारी में मुब्तला है वो दोबारा बीमारी पाने से या फिर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकता है? इसमें सबसे पहले यही चीज़ है जो इन्होंने कही, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, शुगर का कंट्रोल है, वज़न कम करना है, सिगरेट नोशी से परहेज़ है,
रोज़ तकरीबन आप यूँ समझे 15 से 20 मिनट की वॉक या चहलकदमी करना, नींद पूरी करना, वक्त पे वक्त खाने से परहेज़ करना, ये सारी चीज़ें इनमें शामिल है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ यानी कि एक दफ़ा जब आपको हार्ट अटैक हो गया या कोई और बीमारी होगी जिसकी वजह से आपको हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, जो दूसरी चीज़ होगी वो दवाइयाँ हैं। और दवाइयाँ वक्त पे इस्तेमाल करना, डॉक्टर के मशवरे के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करना। और आमतौर पे ये बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो लाइफ लॉन्ग हैं, तो इसके सिलसिले में ये नहीं है कि आप 6 महीने या 3 महीने या 2 साल दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और आमतौर पे हम जो देखते हैं मरीज़ जो दोबारा हमारे पास आते हैं, जो पहले से बीमारी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सीरियस हो चुकी है, उसमें सबसे बड़ी रीज़न यही निकलती है कि किसी न किसी मौके पे उन्होंने या तो दवाइयों का इस्तेमाल छोड़ दिया है या पूरी दवाइयाँ सही तरीके से बर वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो एक तो ये है जिसको हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल या रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन है, जिसमें ये ब्लड प्रेशर और ये बाकी आपको चीज़ें बताई हैं। दूसरे नंबर पे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो दवाइयों का बर वक्त इस्तेमाल। पेरेंट्स जो हैं वो किन अलामात और चीज़ों पे तवज्जो दें ताकि अगर उनके बच्चों में कोई दिल की बीमारी होती है तो वो टाइमली और बर वक्त इसका इलाज इस कर पाए। अगर वालिदैन को महसूस होता है कि उनके बच्चे में कोई भी चीज़ नॉर्मल से हट के है, आम जैसे होता है उससे हट के है, तो उस पर तवज्जो दें। अगर उनका बच्चा उनको लगता है कि जैसे बाकी बच्चे या नॉर्मल रूटीन में बच्चा सांस लेता है, अगर उस बच्चे का सांस उससे तेज़ हो रहा है, बच्चा की वालदा उसको गोद में उठाती है, उसको महसूस होता है कि जो बच्चे की धड़कन बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो उस पर तवज्जो दी। अगर उनको लगता है कि बच्चे के हाथ पाँव या जिस्म पर सोजन है, तो इस पर तवज्जो दी। अगर उनको लगता है कि जो बच्चे का वेट गेन है, पहले बेहतर हो रहा था और बच्चे के वेट गेन में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, तो उस पर तवज्जो दी। इसी तरह हम जैसे हर बंदे को कहते हैं कि अगर किसी बच्चे की पसलियों के नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं, सांस तेज़ होने के अलामात है, जो उस पर तवज्जो दें, क्योंकि अगर वो जितनी जल्दी तवज्जो देंगे, उतनी ही जल्दी इलाज करके बच्चे को बेहतर रखा जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर।